हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है अदिति और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। आज के सेशन में हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के बारे में करेंगे कवर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कैरनेटिक वॉर्स को किया था कवर। ठीक है, जितने भी आपके तीनों कैरनेटिक वॉर हुए थे उनको हम लोगों ने कवर किया था। बट आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो बेसिकली सबसे पहले देखिए, आपकी इन युद्ध को जानने से पहले, इन वॉर्स को, इन बैटल्स को जानने से पहले हम लोग इनकी जो एक इन डेप्थ एनालिसिस है वो देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो कॉज है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका ये एग्जाम है, ये एग्जाम बात करता है एनालिसिस पे कि आप लोगों ने अगर होने वाली किसी भी इवेंट को एनालाइज ढंग से किया है तो वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। तो इसी बिहाफ पे हम लोग इन बैटल्स के इन डेप्थ एनालिसिस पे बात करेंगे और जितनी चीजें इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ओके, चलिए, तो बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर, इन दोनों ही युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो वीडियो रहेगी आपकी दो भाग में रहेगी, यानी कि दो पार्ट्स में रहेगी। ठीक है, एक वीडियो में मैं आपको यहाँ पर एक एनालिसिस दूंगी जो कि यहाँ पर कॉज रूट रहती है इस लड़ाई की, और जो आपकी दोनों लड़ाइयां हैं और लड़ाइयों के बाद क्या इम्पैक्ट आता है उसके बारे में आपको मैं अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, यहाँ पर आप लोग ये मैप देख रहे हो। अब इस मैप के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ 1756 की, 1756 की यहाँ पर बात करी जा रही है। और इस टाइम पर क्या हो रहा था, जब भारत में आपकी बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर जैसी नामक दो ऐसी लड़ाइयों के बारे में बात करी जाती है ना, जो कि आपके इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये हमारे इतिहास के लिए, ये आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में। ठीक है, चलिए, तो 1756 की बात है और इस टाइम पर यानी कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मध्य भाग की बात करी जा रही है, जब अंग्रेज जो थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कर्नाटक युद्ध के बाद इन लोगों ने कर्नाटक पर अपना कब्जा जो था वो बना लिया था। ठीक है, कर्नाटक पर अपना कब्जा बना लिया था। और ये जो देख रहे हो ना बंगाल प्रोविंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बंगाल प्रोविंस जो है, इस बंगाल प्रोविंस में ये लोग अच्छी खासी तरीके से अपना व्यापार कर रहे थे। यानी कि साउथ में तो ये स्ट्रांग हो गए थे, है ना, वहीं पर बंगाल में फारूक सियार के फरमान से इनको 50 साल से बढ़िया ट्रेडिंग करने का मौका मिल रहा था। ठीक है, जिससे कि ये लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और इनका जो व्यापार था वो बड़ा ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको चलता हुआ नजर आएगा। ओके, चलिए, अब इसके बाद क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पर अंग्रेजों को गोल ये था कि वो हर जगह पर अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अब तक आप यहाँ पे देख सकते हो निजाम के हिस्से में ये एरिया आ रहा था। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार इधर है और आप बंगाल प्रोविंस देख सकते हो। बंगाल प्रोविंस अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। ओके, अब धीरे धीरे क्या था, ये लोग अपना कब्जा जो था वो बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे थे। साउथ में तो इनका होल्ड हो ही चुका था, बंगाल में इनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर इनको जो फारूक सियार का फरमान था उसके हिसाब से जो ट्रेड करने की अनुमति थी वो अच्छी खासी चल रही थी। चलिए, अब बंगाल जो था अगर देखा जाए वो इंडिया का बहुत ही फर्टाइल और रिच प्रोविंस था। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंगाल है इस पर इनका अच्छा खासा वो चल ही रहा था व्यापार का काम, है ना। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों को पता ही है कि बंगाल जो ऐसा एरिया है, ठीक है, वो काफी फर्टाइल जोन है हमारे देश का और काफी रिच प्रोविंस था। और इसमें देखिए कितना अच्छा खासा हिस्सा भी आ रहा था। यहाँ पर आपको रिवराइन पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। रिवराइन पोर्ट्स मतलब बेसिकली क्या था कि देखिए, यहाँ पर नदी के किनारे आपको पोर्ट्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, यहाँ पर समुद्र नहीं, नदी के किनारे, रिवर के किनारे आपको जो पोर्ट्स थे वो देखने को मिल रहे थे, जैसे कि हुगली हो गया। ठीक है, हुगली है आपका, चंदेर नागौर है। ठीक है, झंडे नागौर हो गया आपका। तो ये क्या थे, ये आपके रिवराइन पोर्ट्स थे जहां से व्यापार जो था वो अच्छी खासी तरीके से हो जा रहा था और जो एक्सेस होता था समुद्र में वो इजीली यहाँ पर इनको मिल जाता था। जैसे आपके अंग्रेजों का कोई भी सामान, कोई भी जो गुड्स है, जो आपके इनके जो सामान वगैरह जो इंडिया से बाहर जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे, तो उनको यहाँ पर भेजने के लिए अच्छा खासा इनको रास्ता मिल रहा था। तो एक तो बंगाल बहुत रिच और फर्टाइल प्रोविंस था। ठीक है, सबसे जो उपजाऊ भूमि है वो हमारे बंगाल को ही कहा जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये जो रिवराइन पोर्ट्स थे
ठीक है। जो यहाँ पर आपके ये नदी के किनारे जो पोर्ट्स बने हुए थे ये, और यहाँ पर इसको एक तरीके से अगर देखा जाए ये सोने पे सुहागा वाली एक चीज हमें जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जो था वो बंगाल से देखने को मिल रहा था, ठीक है जी। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर अब हम लोग 1696 में सुल्तानती जो था उसको यहाँ पर अंग्रेज जो है, सुल्तानती एक गांव था, जैसे आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, जस्ट लेट मी शो यू। हियर इज सुल्तानती, ठीक है। नीचे ही आपको कालीकता देखने को मिलेगा। तो सुल्तानती जो है यहाँ पर एक गांव था जिसको इन्होंने फोर्टिफाइड करना स्टार्ट कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव की जमींदारी इस टाइम पर खरीद ली थी। 3 गांव कौन कौन से थे? देखिए, गोविंदपुर था एक तो आपका, कालीकता, काली घाट भी बोलते थे जिसे हम, और सुल्तानती। तो इन तीनों गांव की जो जमींदारी थी लोगों ने 1698 में इसको खरीद लिया था, वो भी 1200 रुपए में। कितने में? 1200 रुपए में इन तीनों गांव की जो जमींदारी थी वो इन लोगों ने खरीद ली थी। और ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो आपकी हुगली नदी है, उस हुगली नदी के पास आपको ये जो तीनों गांव हैं वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और यही तीनों गांव आपके मॉडर्न टाइम में मॉडर्न कैलकाटा कहलाए गए, ठीक है। आगे जाके ये आपके मॉडर्न कैलकाटा कहलाए गए, ओके। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 1700 से लेकर 1701 तक फोर्ट विलियम जो था उसको बिल्ड किया गया, वो भी आपकी सुल्तानती पे। अब ये जो अगर आप देखोगे कि ये जो फोर्ट विलियम नाम है ये किसके नाम पर रखा गया? ये नाम रखा गया किंग विलियम थर्ड के नाम पर। जो किंग विलियम थर्ड थे आपके इंग्लैंड के, उनके नाम के पीछे आपका फोर्ट विलियम का यहाँ पर नाम रखा गया, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 1770 में जो फारूक सियार का फरमान था जिसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है, उससे अधिक इनको फायदा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कंपनी को फारूक सियार के इस फरमान से अच्छा खासा फायदा मिला, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम मैग्ना कार्टा फॉर दी ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। और यहाँ पर ये जो मिशन था वो जॉन सरमन द्वारा लेड किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या था, ये इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहली चीज देखिए कि बंगाल के अंदर एक एनुअल पेमेंट जो कि 3000 रुपए की थी वो देकर इनको कस्टम ड्यूटीज में छुट्टी मिल गई थी, इनको छूट मिल गई थी कस्टम ड्यूटीज से, ठीक है। एक एनुअल पेमेंट यहाँ पर इन्होंने दे दी थी। एनुअल पेमेंट कितने की थी? 3000 रुपए की थी। यहाँ पर आप देख सकते हो एनुअल पेमेंट थी 3000 रुपए की, ठीक है, जो कि इनको यहाँ पर मुगल एम्परर को देनी थी। मुगल एम्परर को ये 3000 रुपए की जो एनुअल पेमेंट देनी है, उससे क्या था कि जो कस्टम ड्यूटीज थी, इन कस्टम ड्यूटीज से ये लोग बच गए थे, ठीक है, जो कि इनके इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर लगती थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर परमिशन मिल गई थी, किस चीज की? कि ये यहाँ पर दस्तक इशू कर सकते हैं। अब ये दस्तक क्या था? दस्तक मतलब होता है पास। दस्तक का मतलब क्या है? पास, ठीक है। अब ये किस प्रकार का पास है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दस्तक जो है वो एक तरीके का पास है, जो सामान जाता था उस पर कोई नहीं रोकेगा। पहली बात तो जो सामान यहाँ पर अंग्रेजों का जा रहा है उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए, और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोनों ही चीजें यहाँ पर देखी जा सकती थी कि जो दस्तक इनको मिल गया था वो दस्तक तो इनके लिए बहुत ही एक तरीके का अगर देखा जाए तो बहुत ही एक बेटर वो था, ठीक है। दस्तक जो था वो इनके लिए एक बेटर ऑप्शन था क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई टैक्स लगेगा, ठीक है, ना कोई टैक्स लगने वाला है। जो सामान जा रहा है उसको कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं कि क्या सामान है क्या नहीं। अब इसी दस्तक का क्या हुआ था कि कंपनी के अंदर इसका मिसयूज होना शुरू हो गया था। देखिए ये जो दस्तक थे यानी कि ये जो पासेस थे ये इशू करे गए थे कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये इशू करे गए थे, ना कि जो इनके ऑफिशियल्स हैं उनके पर्सनल यूज के लिए। अब यहाँ पर ऑफिशियल्स ने क्या करना शुरू कर दिया था, उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए इन दस्तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इन पर्सनल यूज में ये लोग क्या करते थे, स्मगलिंग भी हो रही थी, जो मन चाहे जैसा मन चाहे अपना ये जो पर्सनल सामान था उसको भेज रहे थे। अब यही चीज जो थी वो यहाँ पर करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण बन रही थी, और करप्शन आपको बहुत ज्यादा कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर दिया था कि वो रेंट कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लैंड को, जो कि आपके कैलकाटा के आसपास है, ठीक है। अब चलिए ये तो एक कहानी हो गई। दूसरी तरफ कहानी चल रही थी आपके नवाब ऑफ बंगाल के साथ, ठीक है। बंगाल में ये कहानी चल रही है। अब नवाब ऑफ बंगाल यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा था आपके बंगाल के अंदर वो हम देखते हैं। तो बंगाल में नवाब थे आपके मुर्शिद कुली खान। कौन थे नवाब? मुर्शिद
जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर नवाब थे आपके मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान यहाँ पर थे नवाब, ठीक है, और इन्होंने अपने आप को सेमी इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, ठीक है, इन्होंने खुद को यहाँ पर सेमी इंडिपेंडेंट घोषित भी कर दिया था। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखते हैं कि कहानी क्या आगे बढ़ती है, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर किस प्रकार से, देखो बंगाल में ये लोग अच्छा खासा अपना व्यापार कर ही रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1717 की ही बात है जब फारूक सियार ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल में हेरिडेटरी रूलर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर फारूक सियार ने क्या किया था, देखिए हर एक चीज को यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करना, चीजों को समझो, कहानी के तौर पर हर एक चीज को समझो। तो फारूक सियार ने क्या किया था, मुर्शिद कुली खान जो है उनको बंगाल में हेरिडेटरी रूलर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं पर 1740 में मराठा ने अटैक करके उड़ीसा को इनसे ले लिया था। ओके, यहाँ पर क्या हुआ था, 1740 में 1740 का टाइम था, 1740 में मराठा जो थे, देखिए मराठा उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, दो यहाँ पर वो पानीपत के युद्ध में हार गए थे, बट फिर भी मराठा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो मराठा से हमेशा डरती थी, क्योंकि उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी, आपके जो अंग्रेज थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, ठीक है, तो इस वजह से ये डर के रहते थे। तो 1740 में मराठा ने अटैक करके उड़ीसा को अपने हिस्से कर लिया था। फिर भी बंगाल जो था आपका, वो काफी यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है, काफी बड़ा प्रोविंस था, इट वाज अ ह्यूज प्रोविंस। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका जो बंगाल है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड करता था। तो बंगाल की अगर मैं बात करूं तो मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैप है, देखिए ये आपका अवध है, तो ये अवध से लेकर आप लोग देख सकते हो, अवध के प्रोविंस से लेकर ये आपका अरक्कन तक आ रहा है, ठीक है, इफ यू कैन सी दिस थिंग। तो ये एक्सटेंड कर रहा है आपके अवध से लेकर, अवध के जो फ्रंटियर है वहां से लेकर आपके अरक्कन तक, जो कि आपका बुरमा यानी म्यांमार। अच्छा, पहले बुरमा को यहाँ पर, सॉरी, म्यांमार को यहाँ पे बुरमा बोला जाता था, ठीक है, अभी बहुत सारे लोग अभी बुरमा ही बोलते हैं, बट यहाँ पर ये जो नाम था ये बदल के आपका म्यांमार कर दिया गया। ओके, तो आपका बंगाल देखिए, बंगाल में बांग्लादेश भी आता था उस टाइम पे, बांग्लादेश भी आता था। अब तो बांग्लादेश अलग हो गया जब आपका पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के बाद यहाँ पर आपका बहुत सारा मतलब इशू चला, ठीक है, आपके जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान है उनमें, है ना, तो उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश जो था वो आपका अलग हो गया था। तो बेसिकली हम यहाँ पर बंगाल की बात कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं हम कि बंगाल जो है वो काफी बड़ा प्रोविंस है, और इस बड़े से प्रोविंस को यहाँ पर रूल करना भी बड़ा मुश्किल था। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1740 में और 1756 में जो बंगाल के नवाब थे वो थे आपके अलीवर्दी खान। अब देखिए एक और चीज है कि बंगाल के हिस्से में इतना सारा एरिया आ रहा है, ठीक है, तो जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, उसको यहाँ पर एक तरीके से हेरिडेटरी रूलर के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया था, यानी कि वो यहाँ पर काफी एक बड़ा रूलर था, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1740 से लेकर 56 की बात हम करेंगे यहाँ पर, 1740 टू 17, जस्ट अ सेकेंड, 1740 टू 1756 के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस टाइम पर क्या होता है कि जो बंगाल के नवाब थे वो थे अलीवर्दी खान, ठीक है, अलीवर्दी खान जो थे वो थे बंगाल के नवाब, और ये यहाँ पर बहुत अच्छे रूलर के तौर पर आपके साबित होते हैं अलीवर्दी खान। और इनको यहाँ पर सपोर्ट मिला था नवाब बनने के लिए जगत सेठ वाज अ वेरी बहुत अच्छे व्यापारी थे आपके बंगाल के, ठीक है, तो जगत सेठ बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक थे, जिनकी मदद से यहाँ पर अलीवर्दी खान को सपोर्ट मिला और अलीवर्दी खान यहाँ पर आपके नवाब बन पाए। अब देखिए अलीवर्दी खान ने एक चीज कर रखी थी यहाँ पर, उन्होंने ना रिस्ट्रिक्ट कर रखा था आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच को, ठीक है, इन दोनों को ही उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था इनके इंटरफेरेंस पर, ठीक है, इनके इंटरफेरेंस पर अच्छा खासा यहाँ पर कंट्रोल कर रखा था, ठीक है। और
अंग्रेजों को इस चीज से परेशानी भी होने लगी थी, क्योंकि देखिए अंग्रेज का ये था कि भाई हमें तो यहाँ पर हमें दस्तक का भी यानी कि हमें पासेस का भी वो मिला हुआ है, ठीक है, हम दस्तक इशू कर सकते हैं, ठीक है, हमें काफी अच्छा यहाँ पे जो परमिट है वो मिला हुआ है, फिर भी ये लोग हम पर क्यों इतना रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। और इस चीज को ईस्ट इंडिया कंपनी कई बार उठा भी चुकी थी, ठीक है। तो एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ के जो नवाब थे उनसे परेशानी थी। चलिए, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद यहाँ पर 1756 की बात है, 1756 में यहाँ पर एक नए नवाब बनते हुए आपको नजर आएंगे, और ये जो नए नवाब है इनका नाम है सिराजुद्दौला, ठीक है। नए नवाब जो हैं आपके, इनका नाम है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो थे, अगर देखा जाए तो ये नए नवाब थे, और दूसरी चीज ये अलीवर्दी खान से इनका क्या रिलेशन था ये मैं आपको बता देती हूँ। अलीवर्दी खान की जो बेटी थी, उनके बेटे यानी कि उनके देवते थे, ठीक है। अलीवर्दी खान के देवते थे आपके सिराजुद्दौला, जो कि 1756 में बन चुके थे नवाब ऑफ बंगाल। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनके बहुत सारे दुश्मन थे। सिराजुद्दौला के अगर आप देखोगे तो बहुत सारे दुश्मन जो है वो आपको नजर आएंगे, ठीक है, बहुत सारे दुश्मन थे इनके। और ये जो दुश्मन थे, ठीक है, इनमें से कौन कौन थे ये मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात तो ये इनके दुश्मन इस वजह से भी थे क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इनका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, अच्छा खासा व्यवहार नहीं देखने को मिलता था, जिस वजह से इनको यहाँ पर काफी हद तक प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहली चीज, बहुत सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से इनको सैडिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, इनको सैडिस्ट बोला जाता है, रेपिस्ट बोला जाता है। तो सैडिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे दूसरों के दुख देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते भी थे कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जब मतलब क्या करते थे कि जबरदस्ती जो नाव वगैरह होती थी ना उनको डुबा दिया करते थे जिसमें लोग बैठे होते थे, और इनको लोगों को डूबते देखने में अच्छा लगता था। तो इस तरीके का इनके बारे में जो बातचीत थी, जो इनके बारे में ऐसी थिंकिंग थी, वो हमें देखने को मिलती है बाय हिस्टोरियंस। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर पता चलती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर, इनके बिहेवियर के हिसाब से, इनके व्यवहार के हिसाब से इनके बहुत सारे एनिमीज थे, मतलब इनके घर में बैठे हुए ही कई सारे एनिमीज इनके देखने को मिलते हैं। चलिए, तो इनके सबसे पहले एनिमी के बारे में हम बात करते हैं, जिनका जो कि आपके फौजदार थे पूर्णिया के, ठीक है, जिनका नाम है शौकत जंग। अच्छा, शौकत जंग जो थे वो इनके कजिन थे। अब देखो, अपने घर में ही लोगों के बहुत सारे एनिमीज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया कि इनको लोग सैडिस्ट बोलते थे, रेपिस्ट बोलते थे, ये सारी चीज बोलते थे, तो ये एक पहलू है कहानी का। कहते ना कि हम कहानी का सिर्फ एक पहलू देख के ही नहीं आगे बढ़ेंगे, हमें कहानी के दोनों ही पहलुओं को जानना जरूरी होता है। तो ये एक कहानी का पहलू है, ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि इतिहास के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, पर जो उसके प्रति अनुमान लगाया जाता है वो अनुमान है, ठीक है। चलिए, तो एक इनके दुश्मन थे शौकत जंग, जो कि थे इनके कजिन, और वो थे फौजदार पूर्णिया के। फिर गश्ती बेगम, जो कि इनकी आंटी थी, गश्ती बेगम जो कि इनकी आंटी थी, वो भी इनके दरबार में थी, वो भी इनकी बहुत बड़ी एनिमी थी, ठीक है, इनकी बहुत बड़ी दुश्मन थी। अगले दुश्मन है इनकी बंगाल की जो आर्मी है उसके कमांडर, ठीक है, बंगाल की आर्मी के कमांडर थे, जिनका नाम है मीर जाफर। अच्छा देखिए, जो आपके सिराजुद्दौला है ना, उनकी उम्र करीब लगभग 18-20 साल होगी, इससे ज्यादा नहीं। यहीं पर जो मीर जाफर है, इनकी उम्र होगी करीब 65 साल, ठीक है। और यहाँ पर वो कहते हैं ना, अलीवर्दी खान के ये एक तरीके से ब्रदर इन लॉ थे। अलीवर्दी खान यानी कि जो आपके सिराजुद्दौला है, ठीक है, सिराजुद्दौला के जो नाना थे उनके ब्रदर इन लॉ थे आपके मीर जाफर। और मीर जाफर को हमेशा ऐसा लगता था कि भाई मैं तो देखो 65 साल का हो गया, मुझे राजगद्दी पे नहीं बिठाया, मुझे नवाब नहीं बनाया, इस बच्चे को नवाब बना दिया। तो लोग कहते हैं ना कि लोगों के मन में बहुत सारी चेष्टाएं जो होती हैं, बहुत सारी ऐसी उम्मीदें होती हैं जो कि रह जाती हैं, और वो उम्मीद जो होती है वो उम्मीद यहाँ पर सौर बन जाती है। तो उसी तरीके से वो यहाँ पर मीर जाफर की एक जेलसी बनते हुए नजर आई, और वो बिल्कुल भी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। अब देखिए, फिर भी उनके यहाँ पर एक तरीके से आर्मी के कमांडर थे, ठीक है, उनके एक तरीके से आर्मी के कमांडर थे, मीर बख्शी थे एक तरीके से। चलिए, अब यहाँ पर और लोग
जो कि व्यापारी थे बंगाल के, जो इनको नापसंद करते थे, उनमें से थे जगत सेठ। अब ये जगत सेठ वही हैं जिन्होंने अलीवर्दी खान को सपोर्ट किया, बट ये यहाँ पर आपके सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था। ठीक है। दूसरे आप देखोगे यहाँ पर राजबल्लभ है। ठीक है। तीसरे यहाँ पर हो गए आपके राय दुर्लभ, और चौथे हैं आपके ओमी चंद। तो ये सब बहुत बड़े बड़े व्यापारी आपको देखने को मिलते हैं बंगाल के। ठीक है। जो कि इनको यहाँ पर नापसंद कर रहे थे, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इनके एनिमीज थे, इनके दुश्मन थे, जो कि चाहते थे कि भाई सिराजुद्दौला हटे यहाँ से, तो कम से कम अगर मीर जाफर भी आ गया, मान लीजिए मीर जाफर भी आ गया, तो व्यवहार तो उसका हमें अच्छा देखने को मिलेगा। एक ऐसा एक इतना रथलेस जो नवाब है वो तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर चल रही थी। अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अब क्या है कि आपकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर जो करप्शन था वो देखने को मिल रहा था। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है। जो इनके अंतर ही अंदर जहाँ पर जो करप्शन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से चल ही रहा था। तो उसको देख के सिराजुद्दौला वैसे भी परेशान था बहुत ज्यादा। ठीक है। कि कैसे भी करके यहाँ पर कंपनी को एक तरीके से समझाया जाए कि वो यहाँ पर इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो ना करें। ठीक है। और वहीं पर अगर देखा जाए, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। और दूसरी तरफ क्या था कि नवाब जो था ना सिराजुद्दौला, उसको सब पता था कि उसके पीठ पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन उसका दुश्मन है और कौन सा ऐसा दुश्मन है जो उसको हार्म कर सकता है। तो देखिए उसने क्या करा, सिचुएशन को अपने हिसाब से संभालने के लिए, टैकल करने के लिए, सिचुएशन को अपने हिसाब से टैकल करने के लिए उसने एक जंग छेड़ी और उस जंग में शौकत जंग को मार दिया। शौकत जंग वही जो उसका कजन था, जो कि फौजदार था आपके पूर्णिया का, उसको यहाँ पर इन्होंने हरा भी दिया और मार भी दिया। चलो एक यहाँ पर जो दुश्मन था वो ढेर हो गया, एक दुश्मन यहाँ पर हो गया साइडलाइन, और इसकी जगह यहाँ पर इन्होंने अपॉइंट किया मोहनलाल को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि बहुत ही सीधे कश्मीरी पंडित थे। कौन? मोहनलाल, जो उनके यहाँ पर सपोर्ट में रहते थे। ओके। इनको इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपॉइंट कर दिया। अब देखिए इसी समय जब इतनी सारी चीजें यहाँ पर बंगाल में चल रही थी, तो हमारी प्यारी कंपनी क्या कर रही थी इस टाइम पर, ये देख लेते। तो इसी टाइम पर कंपनी की हालत जो है, हमारी प्रिय ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत थी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज कि ये लोग मिसयूज कर रहे थे प्रिविलेजेस का, जो कि यहाँ पर दिए गए थे, उन प्रिविलेजेस का ये लोग मिसयूज कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो इन प्रिविलेजेस का ये लोग क्या कर रहे थे, मिसयूज। ओके। सेकेंड थिंग यहाँ पर आप देखोगे कि अब क्या था कि इनकी ये जो हरकत थी इसके बारे में नवाब को पता ही चल गया था। कैसे पता चला? क्योंकि एक बात बताओ, ये जो करप्शन है उससे ये अपनी जेबें तो भर रहे थे अंग्रेज, पर इसकी वजह से जो नवाब थे उनको रेवेन्यू लॉस जो था वो ज्यादा हो रहा था। अब जो नवाब थे उनका दिमाग इस चीज पर गया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, कंपनी कर क्या रही है, क्या परेशानी खड़ी कर रही है। तो पता चला कि ये लोग यहाँ पर करप्शन, ठीक है, करप्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस जो है वो यहाँ पर नवाब को हो रहा है। अब नवाब यहाँ पर इस चीज से गुस्से में आ गया और नवाब ने बोला कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है ना जी। तो चलिए अब क्या होता है कि इसी वक्त में यूरोप के अंदर क्या चल रहा था, यूरोप के अंदर चल रहा था आपका 7 साल का युद्ध। 1756 में 1756 के टाइम पर 7 इयर्स का जो वॉर था वो यूरोप के अंदर, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 7 इयर्स का जो वॉर था यूरोप के अंदर वो शुरू हो गया था। अब जो टेंशन थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच पे भी आ गई थी। इन लोगों को पता चल गया था कि भैया कभी भी हमारे लिए भी ये फरमान आ जाएगा कि जंग छेड़ दो, तो हम भी अपनी तैयारी करके बैठते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखोगे, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कि आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर थी और फ्रेंच कहां पर थे। ठीक है, मैप में देख लेते हैं इस चीज को। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर मैप में, जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं यहाँ पर पेन जो है उसको चेंज कर लेती हूँ, है ना, जिससे आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा। ऑलराइट, देखिए
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फोर्ट विलियम पे थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, फोर्ट विलियम पे थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऊपर आपको देखने को मिल रहा है चंद्रनागर, ठीक है, जैसे आप चंद्रनागर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे पहले क्या बोला जाता था, चंद्रनागर, ओके। तो यहाँ पर थी आपकी फ्रेंच कंपनी, ठीक है, जो फ्रेंच थे वो यहाँ पर आपके चंद्रनागर में, मतलब ज्यादा ही दूर नहीं था, ज्यादा दूरी नहीं थी, ठीक है, पास ही पास में थे दोनों के दोनों। यहाँ पर ये यहाँ पर है, फ्रेंच यहाँ पर है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगहों को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश में लग गए थे, ठीक है, दोनों ही अपनी जगहों को स्ट्रॉन्ग बनाने की पूर्ण कोशिश में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, फोर्टिफिकेशन इन लोगों ने यहाँ पर शुरू कर दिया था। और ये बात जो थी वो यहाँ पर सिराजुद्दौला को पता चल गई कि भाई ये लोग तो यहाँ पर जंग की तैयारी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया है। इस बात पर सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि भाई देखो, दोनों को ही ऑर्डर दिए कि तुम भी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करना बंद करो, तुम भी यहाँ पर फोर्टिफिकेशन करना बंद करो, दोनों के दोनों इस काम को अभी के अभी बंद कर दो, क्योंकि नवाब मैं हूं अभी यहाँ पर, ठीक है, तो मेरी इतनी तो चलेगी कम से कम। अब यहाँ पर क्या था कि जो फ्रेंच थे, फ्रेंच तो देखो वैसे भी सिराज के सपोर्ट में थे, फ्रेंच तो हमेशा ही सिराज के सपोर्ट में थे, तो फ्रेंच कंपनी मान गई, चलिए ठीक है हम फोर्टिफिकेशन यहाँ पे बंद कर देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, क्योंकि इनको तो यहाँ पर वैसे भी परेशानी हो रही थी नवाब से, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं मानते, हम तो अपना यहाँ पर फोर्टिफिकेशन जो है वो बराबर करते रहेंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ये जो फोर्ट विलियम है इसके आसपास मूठ बनानी शुरू कर दी। मूठ क्या होती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो पानी का ये ऐसे इलाका है, ठीक है, इसमें खुदाई करनी जो थी इन्होंने शुरू कर दी, ऐसा मूठ बनाना जिसे हम डिच कहते हैं। अब ये थी आपकी मराठा डिच, ठीक है, जिसको इन्होंने और खोद कर बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अब इस वजह से क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब को और परेशान करना शुरू कर दिया। चलो ये तो एक चीज थी कि इन लोगों ने यहाँ पर मूठ बनाना शुरू किया, ठीक है, ये तो एक चीज थी। अब इन्होंने क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि नवाब हमसे अगर परेशान हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम लोगों को इससे मिल जाएगी छुट्टी, ठीक है, ये लड़ाई करने आएगा और हम लड़ाई में क्या करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोगों को नवाब से, अगर हमने मान लो हम किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा दें नवाब के तौर पे जो कि हमारा फायदा कर सके, तो इसलिए हमारा फायदा यहाँ पर देखने के लिए हमें ये चीज करनी पड़ेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, नवाब को और परेशान करने के लिए कृष्णदास को शरण दे दी। अब कौन था भाई ये कृष्णदास? कृष्णदास एक ऐसा आदमी था जिसको यहाँ पर सिराजुद्दौला बंदी बनाकर लेकर आए थे, ठीक है, जिसको यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है वो बंदी बनाकर लेकर आए हैं, और उसी को यहाँ पर कृष्णदास को इन लोगों ने शरण दे दी थी, ठीक है, और कहा कि भाई हम आपकी मदद करेंगे यहाँ पर। अब नवाब को इस चीज से बहुत गुस्सा आ गया और वो अपनी आर्मी लेकर निकल गए। तो मुर्शिदाबाद जो कि कैपिटल होती थी, ठीक है, बंगाल की, तो मुर्शिदाबाद से ये आ गए आपके फोर्ट विलियम तक, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैं आपको मुर्शिदाबाद दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये रहा मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से कहाँ पर आ गए, फोर्ट विलियम, जो कि है आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को प्लासी भी देखने को मिल रहा है। तो प्लासी का युद्ध जो है वो आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो ये प्लासी था, प्लासी एक जगह थी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो प्लासी ये बोल नहीं पाते थे अंग्रेज, तो इस वजह से इन्होंने क्या करा, इसका नाम बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज कर दिया, साथ ही साथ स्पेलिंग भी जो है वो भी चेंज कर दी। प्लासी को इन्होंने इस प्रकार से लिखना शुरू कर दिया, ओके। चलिए भाई, अब मुर्शिदाबाद से फोर्ट विलियम तक यहाँ पर इन्होंने अपनी जो सफर था वो तय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जून 1756 की बात है, सिराज ने कोलकाता को बहुत ही चंद समय में जीत लिया था, ठीक है। अब आप सोचो ना कि वो इतना बड़ा नवाब है बंगाल का, ठीक है, वो बंगाल का नवाब है, तो वो मुर्शिदाबाद से आके उसने अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर जो कोलकाता है उसको कुछ चंद दिनों में ही अपने कब्जे में कर लिया था। अब क्योंकि कंपनी के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर सिराजुद्दौला जीत गए। और इसी टाइम पर होती है आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा बुरी, उसमें अगर मतलब आप अंग्रेजी हिस्टोरियंस के हिसाब से अगर देखोगे तो उनके यहाँ पर तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके बनाया गया, ठीक है, मतलब कहते हैं ना मिर्च मसाले लगा के और बड़ा बना के दिखाया गया। तो यहाँ पर अगर हम आपके अंग्रेजों के अकाउंट से देखें, ठीक है, तो उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर 14/18 के
14 बाई 18 फीट के जो कमरा था, ठीक है, उसमें यहाँ पर करीब 146 लोगों को बंद कर दिया गया था और जिसमें से 123 लोग मारे गए थे। 146 में से 123 लोग मर गए थे। तो बेसिकली क्या था कि एक दिन पूरा इनको यहाँ पर बंद कर दिया था इस रूम में, ठीक है, और इसको यहाँ पर बोला जाता है ब्लैक पूल ट्रेजेडी। देखो अगर देखा जाए तो ये गलत चीज थी, वाकई में गलत थी, पर यहाँ पर क्या था कि देखो छोटी सी टुकड़ी थी वैसे भी अंग्रेजों की, और सिराजुद्दौला को वैसे इन लोगों से गुस्सा आ गया था, तो उसने क्या करा कि 14 बाई 18 की फीट का जो कमरा था, ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हिस्टोरियंस हैं आपके, मतलब जो आपके विदेशी हिस्टोरियंस हैं, उनके हिसाब से तो ये चीज कही जाती है कि 146 लोग थे भाई, 146 लोग थे। अब आप खुद एक बात सोचो कि इतने छोटे से कमरे में इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कहानी है ना, ये डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये डिबेट का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 60 या 50 लोग थे, इससे ज्यादा लोग नहीं थे, ठीक है, और मारे गए थे लोग, वो काफी एक अच्छा नंबर था लोगों के मरने का। अब क्या था कि यहाँ पर जो बचे कुछ 23 लोग थे, उनमें से एक आदमी था जिसको हम बोलते हैं जेजेड होलवेल, ठीक है, जेजेड होलवेल, ठीक है। ये जो व्यक्ति था ये बच गया था, जो 23 लोग बचे थे उनमें से बचा हुआ ये व्यक्ति था, और ये जब वापस अपने देश गया तो इसने वहां पर क्या करा, इस कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला गया, बहुत बड़ा चढ़ा के, जिस चीज को यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके यूरोप के अंदर इस चीज को बहुत बड़ा मान लिया गया कि भैया बताओ सिराजुद्दौला बहुत ही बेकार आदमी था, उसको सही है कि प्लासी के युद्ध में मार दिया गया, ठीक है, इस तरीके की उसने हरकत करी, यहाँ पर इतने सारे लोगों को बंदी बना दिया और इस तरीके से मार दिया, 140 में से 123 लोग मारे गए, सिर्फ 23 लोग बचे, कितना निर्दयी आदमी था। तो एक अच्छी खासी इमेज जो खराब थी वो यहाँ पर बना दी गई। चलिए, अब अंग्रेज देखो शांत तो बैठने वालों में से थे नहीं, है ना, अंग्रेज शांत तो बैठेंगे नहीं, तो अंग्रेजों ने अब क्या किया यहाँ पर, तो एक बहुत ही कहते हैं ना, एक बहुत ही बेहतरीन आदमी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, जस्ट सेकेंड। अब रॉबर्ट क्लाइव जो थे, इन्होंने यहाँ पर रिटेलिएट करने का सोच लिया कि भाई अब तो हमें कैसे ना कैसे करके रिटेलिएट करना है, बदला तो हमें लेना ही लेना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल जो आपके चार्ल्स वॉटसन थे उनके अंडर भेज दी गई, ठीक है। इनके अंदर यहाँ पर आपकी जो आर्मी है वो भेजी जाती है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो फोर्स थी वो रिकैप्चर कर लेती है कैलकाटा को, ठीक है। कैलकाटा को यहाँ पर रिकैप्चर कर लिया जाता है। कब करा जाता है रिकैप्चर? आपके जनवरी 1797, जनवरी 1797 में यहाँ पर कैलकाटा को रिकैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर एक काउंसिल जो थी वो सेटअप होती है। अब काउंसिल सेटअप होती है, उसके बाद क्या होता है कि सिराज जो है वो फिर से अपनी आर्मी लेकर अलीनगर आ गए, ठीक है। अब अलीनगर जो है वो आपके कैलकाटा को बोला गया। अब देखो यहाँ पर क्या था कि सिराज ने आपके कैलकाटा पे कब्जा तो कर लिया था, पर यहाँ पर एक नाम भी इसका रख दिया था जो कि सिर्फ और सिर्फ वो रख ही पाए थे, पर उसके मतलब कुछ टाइम बाद ही यहाँ पर आपके जो अंग्रेजी कंपनी थी उन्होंने उसको दोबारा से रिकैप्चर कर लिया था, तो ये जो नाम है वो ज्यादा यहाँ पर चल नहीं पाया, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होता है कि कैलकाटा का जो नया नाम था वो था आपका अलीनगर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिराजुद्दौला जो है अभी तो जाके बैठे थे, 6 महीने हुए थे, फिर से ये वापस आ गए आपके कैलकाटा, ठीक है। अब इस टाइम पर क्या था कि यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, क्योंकि यहाँ पर सिराज को पता था कि इस टाइम पर कंपनी से लड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी आग बबूला होके बैठे हैं, तो इस वजह से एक ट्रीटी कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रीटी होती है जिसको आप लोग याद रखना, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ट्रीटी होती है आपकी फरवरी 1797 में, ठीक है। 1797 में यहाँ पर ये ट्रीटी होती है, और इस ट्रीटी में डिसाइड किया जाता है कि कंपनी के जो प्रिविलेजेस हैं वो उनको वापस कर दिए जाएं। प्रिविलेजेस यानी कि जो दस्तक पासेस एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है, वो प्रिविलेजेस उनको वापस कर दिए जाएं। और जो मूट बनाने की ये जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, जो मूट बना रहे थे, ये जो डिच बना रहे थे, वो उसको एज इट इज बनाते रहेंगे, उसकी भी अनुमति दी जाए। तो इन दोनों चीजों की अनुमति यहाँ पर इनको मिल गई थी, क्योंकि इस टाइम पर सिराजुद्दौला ने सोचा कि इस टाइम पर इनसे इस तरीके से लड़ना ठीक नहीं है।
कुछ और प्लान यहाँ पे बनाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग यहाँ पर अंग्रेजों से लड़ पाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बात यहाँ पर होती है ट्रीटी ऑफ अलीनगर में, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कंपनी को उसके प्रिविलेजेस वापस कर दिए जाए और जो मूड बनाने की अनुमति है इनको दे दी जाए। अब यहाँ पर क्लाइव जो थे, क्लाइव को पता था कि यहाँ पर आपके सिराजुद्दौला तक ये सारी बातें पहुंचाने वाली सिर्फ एक ही लोग हैं, और वो कौन थे? वो थे आपके प्रिय फ्रेंच, क्योंकि फ्रेंच जो थे वो सिराजुद्दौला के सपोर्ट में थे, ये थे भाई इनके सपोर्ट में। तो अब ये सपोर्ट वाला व्यक्ति है, इसको तो यहाँ से आउट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये नवाब के अच्छे खासे सपोर्टर है, उसको सारी बातें पहुंचाते हैं। तो क्लाइव और वॉटसन की जो फोर्सेस थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंदेर नागौर को किया कैप्चर और उसे बॉम्बार्ड कर दिया था। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था जब आपके कैनेटिक वॉर चल रहे थे, तो उसी टाइम की बात है कि क्लाइव और वॉटसन की जो फोर्सेस थी उन्होंने कैप्चर किया चंदेर नागौर को और फ्रेंच को यहाँ से बाहर कर दिया था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत बुरी तरह से फ्रेंच को इन लोगों ने हराया और हराकर आपके बंगाल से बिल्कुल ही बाहर कर दिया था। ठीक है, तो आई होप इतनी कहानी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी कहानी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब जो बाकी की कहानी है, ठीक है, जो बाकी की कहानी है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, बाकी की जो कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आगे की कहानी जानने के लिए दूसरी वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, दूसरी वीडियो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में पता चलेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और बक्सर का युद्ध कब हुआ और उसके बाद एक्चुअल में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। ऑल राइट, चलो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।